almost 20 days are left for your prelims. So first of all, best of luck. I believe that all of you are revising and doing very fine, and I wish, rather I have firm belief that all of you will fare very well in the upcoming prelims exam on 3rd June. Now there arises a lot of confusion that in the last 20 days, what as a student, what as an aspirant should I do? Okay, so here are few tips or few say guidelines for you to better manage your last remaining days. See, these days are very crucial. In these days you have to revise and consolidate whatever you have learned over the course of past year. Okay, so your revision in these days is going to be very important when it comes to your performance in the exam. So a few tips regarding how to spend your last 20 days preparing for the UPSC prelims. See, first thing, or the most important thing you can do in the last 20 days is revise and consolidate. Whatever you have read earlier, जो भी आपने आपके क्लास के नोट्स हैं, वो जो आपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल से कोई NCERT या फिर लक्ष्मीकांत, whatever book you have referred to, revise them. But please do not pick up a new book. ठीक है, आप चाहे आपके दिमाग में कुछ भी आए, आपको कोई भी बोले कि आपने ये बुक नहीं पढ़ी है, वो बुक नहीं पढ़ी है, नो, प्लीज डू नॉट. Whatever you have done so far, जो आपने एक बार अच्छे से अपने नोट्स पढ़े हैं, बुक्स पढ़ी हैं, जो भी पढ़ा है, सिर्फ आप उनको रिवाइज कीजिए और कंसोलिडेट कीजिए. Do not pick up anything new. This is not the time to pick up anything new. Okay, the best thing is to revise whatever you have done already. Okay, next thing what you have to do is, see, you have given a lot of tests. आपने almost 20-22 टेस्ट दिए हैं इंस्टीट्यूट में. Okay, so pick up those tests again. ठीक है, आपके जो क्वेश्चन पेपर्स हैं जिन पे आपने डिस्कशन के टाइम पे नोट्स बनाए होंगे, आप वो क्वेश्चन पेपर उठाइए, साथ में पैरेलली आप एक्सप्लेनेशन और जो आंसर फाइल है वो खोल लो अपने पोर्टल पे एंड गो थ्रू व्हाटएवर मिस्टेक्स यू कमिटेड. ओके, रिवाइज देम सो दैट द सेम मिस्टेक्स आर नॉट रिपीटेड अगेन. ओके, सो योर टेस्ट पेपर्स आर अगेन very important. Whichever test papers you have practiced, सिंपली पिक देम अप. क्वेश्चन पेपर देखो आपने क्या क्या गलत किया था, क्यों किया था, एक्सप्लेनेशन में देखो कि उसका सही क्या है. ओके, एंड गो थ्रू ऑल ऑफ योर पेपर्स, विच मतलब पेपर 1 से लेके और पेपर 20 तक आपके जितने हो गए हैं. ओके, और जो बचे हुए 2 हैं उनके लिए भी सेम एक्सरसाइज. क्लियर? नेक्स्ट इज, सी, करंट अफेयर्स. डेफिनेटली आई एम नॉट डिनाइंग दैट करंट अफेयर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट करंट अफेयर्स शुड नॉट कंज्यूम ऑल ऑफ योर टाइम. लास्ट मोमेंट पे कई स्टूडेंट्स की हमारी कुछ टेंडेंसी होती है कि हम लोग सब कुछ छोड़ के करंट अफेयर्स रिवाइज करने लग जाते हैं. ओके, सी, यू हैव टू रिवाइज करंट अफेयर्स, नो डाउट अबाउट दैट, बट प्लीज डू नॉट नेग्लेक्ट द स्टैटिक पार्ट. इट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. ओके, द कोर एरियाज, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, एनवायरमेंट, कल्चर, द कोर एरियाज, कवर देम थॉरोली. ओके, करंट अफेयर्स पे यस लगाओ करंट अफेयर्स आप दिन के 1 घंटे 2 घंटे जो आपने रिवाइज करने हैं, बट ऐसा नहीं कि आप उसके कॉस्ट पे आप स्टैटिक पार्ट छोड़ के बैठे हो. स्टैटिक इज इक्वली इंपॉर्टेंट. पेपर ऐसा नहीं कि सिर्फ करंट से पेपर आता है, स्टैटिक से देयर इज अ साइजेबल पोर्शन. ओके, सो डू नॉट नेग्लेक्ट द स्टैटिक पार्ट एंड ट्रस्ट ऑन वन थिंग कि आप लोगों ने टेस्ट के थ्रू आपने काफी टेस्ट दिए हैं. ठीक है, उसके अलावा आपने अभिपीडिया रिसोर्सेज, अभिपीडिया पे प्री पंच आता रहता है, वीकली करंट अपडेट्स आते रहते हैं, कार्पेट टाइम आता रहता है जो आपने रेगुलर बेसिस पे फॉलो किया है, उसके थ्रू आपकी करंट की अच्छी खासी तैयारी है. ठीक है, तो आपको ऐसे ये वाली टेंशन में, ये वाले फियर में नहीं रहना कि करंट कहाँ से करूं, करंट क्या करना है. ओके, यस, जो भी आपके सोर्सेज हैं, आप मतलब कंपाइलेशन है, आप वो रिवाइज कर रहे हैं, जो स्कीम्स की कंपाइलेशन आपको मिली है यहाँ पे, आप वो रिवाइज कर रहे हैं, वेल एंड गुड, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द स्टैटिक पार्ट. जो आपका स्टैटिक पार्ट है, जो आपके स्टैंडर्ड क्लास नोट्स हैं, स्टैंडर्ड NCERTs या स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, जो आपने उनमें अंडरलाइन कर रखा है, फुट नोट्स बना रखे हैं, आप वो जरूर रिवाइज करें. डू नॉट नेग्लेक्ट द स्टैटिक पार्ट एट ऑल. ओके, अनदर थिंग इज कि कुछ पार्ट होता है फैक्चुअल. ठीक है, जैसे से फॉर एग्जांपल आर्टिकल्स हो गए कुछ. ठीक है, से गवर्नर जनरल्स, कांग्रेस के सेशंस. ओके, नाउ इट इज मतलब यूपीएससी आपसे डायरेक्टली भी पूछ सकती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आर्टिकल 136 रेफर्स टू स्पेशल लीव पिटिशन और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन और लाइक दिस. ठीक है, और ज्यादा प्रोबेबिलिटी किस चीज की होती है कि यूपीएससी आपसे डायरेक्टली पूछने की बजाय वो फैक्चुअल पार्ट आपके स्टेटमेंट में डाल देती है. जैसे फॉर एग्जांपल देयर वुड बी अ ब्रॉड क्वेश्चन ऑन जुडिशरी एंड वन ऑफ द स्टेटमेंट्स वुड बी रीडिंग लाइक दिस, दैट एज पर आर्टिकल 123 Supreme Court can provide for special leave petition
regarding to any matter or any case pending before any tribunal or court in the country. Now, it hasn't directly asked you that whether special leave petition is Article 123 or 136, but to ensure that this statement is correct or not correct, you have to know the articles. तो आपको factual part neglect नहीं करना है. Okay, we admit the paper is becoming more and more logical, but उस लॉजिक के बीच में स्टेटमेंट्स में फैक्ट छुपा होता है, इसलिए आप फैक्ट नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो. तो अगर आपके सामने स्टेटमेंट आती है दैट अंडर आर्टिकल 123 द सुप्रीम कोर्ट इज एक्सरसाइजिंग स्पेशल लीव पिटिशन पावर, यू नो इट इज रॉन्ग, क्योंकि स्पेशल लीव पिटिशन के लिए आर्टिकल 123 नहीं है. 123 इज फॉर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन. ओके, सो सिमिलरली से हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आता है. हिस्ट्री में क्वेश्चन आता है कि से यस द क्वेश्चन इज अबाउट दिल्ली दरबार. ठीक है, कि दिल्ली दरबार में क्या क्या हुआ. ठीक है, दैट द क्वीन एंड द प्रिंस केम, okay, and they declared Delhi to be the capital and all that, and the partition of Bengal and all that. This all happened. Now उसमें एक statement होती है कि Delhi Darbar took place under the viceroyship of Lord Curzon. Okay, now they have asked you a fact. The fact is that you should remember during which time period Lord Curzon was viceroy. Okay, but they have asked you indirectly. So do not neglect facts also. Factual part is important. एंड अनदर टाइप ऑफ फैक्ट विच इज वेरी कॉमन इज कि जैसे जो आपकी रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं, वर्ल्ड बैंक बहुत सारी रिपोर्ट्स रिलीज करता है, ओईसीडी बहुत सारी रिपोर्ट्स रिलीज करती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत सारे रिपोर्ट्स रिलीज करते हैं, यूएन की बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं. ओके, और आप देखोगे ऑलमोस्ट हर साल यूपीएससी एक दो क्वेश्चन ये पूछ ही लेती है. एंड दीज क्वेश्चंस आर प्रेटी सिंपल कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपको रिपोर्ट दे देंगे दैट विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग दिस रिपोर्ट. तो आप क्या कर सकते हो, ऐसी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए रिपोर्ट्स हो गई या फिर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए, ठीक है, आप अपने सामने जहां पे आप पढ़ते हो एक टेबल पे एक मैप या चार्ट बना के रख सकते हो, ताकि आप उसको दिन में 2-3 बार देखते रहो एंड दोज थिंग्स गेट इम्प्रिंटेड इन योर माइंड. रिपोर्ट्स के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो कि आप ऑर्गेनाइजेशंस लिख सकते हो इंपॉर्टेंट. ठीक है, वर्ल्ड बैंक, ओईसीडी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लाइक दिस, यूएन, उसके अगेंस्ट उनसे रिलीज होने वाली रिपोर्ट्स की वो कौन सी रिपोर्ट्स रिलीज करते हैं, और रिपोर्ट्स के आगे सिंपली इतनी इन्फॉर्मेशन दैट वेदर दिस रिपोर्ट इज रिलीज ऑन एनुअल बेसिस और अ बाई एनुअल बेसिस लाइक दिस. एंड इफ यू वांट टू ऐड, जो कि बहुत रेयर है वैसे, बट स्टिल इफ यू वांट टू ऐड यू कैन राइट कि जो प्रीवियस रिपोर्ट आई, जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उसका थीम क्या है. ओके, दैट दिस ईयर्स एडिशन ऑफ दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट फोकस्ड ऑन दिस थिंग. ठीक है, नॉट मोर देन दैट. तो आप ऐसा एक फ्लो चार्ट, एक मैप बना के अपने सामने लगा सकते हो. सेम थिंग यू कैन डू विद आर्टिकल्स, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के. ओके, शेड्यूल्स हो गए, पार्ट्स हो गए. ओके, क्योंकि ये चीजें इम्प्लिसिटली, नॉट एक्सप्लिसिटली आपसे फैक्ट की तरह नहीं पूछी जाएगी, बट इम्प्लिसिटली स्टेटमेंट्स में आ जाती हैं. ओके, एंड वन फाइनल थिंग दैट इज सीसैट. सीसैट जनरली जब से सीसैट क्वालिफाइंग हुआ है, हमारी टेंडेंसी है कि हम सीसैट प्रैक्टिस नहीं करते हैं. ओके, जब पहले सीसैट के स्कोर ऐड होता था आपके टोटल स्कोर में, देन पीपल यूज्ड टू वर्क वेरी वेरी हार्ड ऑन सीसैट. ओके, नाउ देयर इज अ टेंडेंसी टू नेग्लेक्ट सीसैट. नाउ ट्रस्ट मी, सीसैट लास्ट ईयर्स, अगर आप लास्ट 1-2 साल का पेपर देखो तो सीसैट इज बिकमिंग टफ. ओके, सो डू नॉट नेग्लेक्ट इट. There have been cases of good candidates who had secured very very good marks in GS but could not clear prelims because of poor performance in CSAT. 66 marks on the onset. I am not saying that getting 66 marks is very very tough in CSAT, but it is tough if you haven't practiced in a while. Okay, तो CSAT को पूरी तरह से neglect नहीं करना है. और CSAT के लिए ऐसा नहीं है कि कोई अलग से आप बुक उठा के बैठो and all that. आप सिंपली पास्ट ईयर प्रीवियस 2-3 साल के पेपर और जो आपके यहाँ पे टेस्ट वगैरह हुए हैं, आप उन्हीं को कर लीजिए. ओके, मतलब फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स टिल 3rd जून अगर आप कुछ मतलब 10-12 पेपर सीसैट के प्रैक्टिस कर लेते हो तो यू वुड बी इन प्रैक्टिस फॉर द मेन एग्जाम. ठीक है, इट्स नॉट कि सीसैट में ऐसा कुछ होता है कि आपको आता नहीं है या कुछ है. इट्स ऑल द गेम ऑफ प्रैक्टिस. अगर सीसैट में आपकी पिछले कुछ टाइम से प्रैक्टिस नहीं है तो पेपर में आपसे क्वेश्चंस जल्दी से सॉल्व नहीं होंगे. आपको कॉम्प्रिहेंशंस पढ़ने में टाइम लगेगा, आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस में टाइम लगेगा. एंड सेम चीज अगर आपकी प्रैक्टिस है, इट वुड बी अ केक वॉक फॉर यू. ओके, तो अननेसेसरी सीसैट का बर्डन नहीं क्रिएट करना है अपने आप पे और सीसैट को नेग्लेक्ट भी नहीं करना है. ओके, सो काइंडली कीप फोकस्ड ऑन सीसैट ऑल्सो. ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया सीसैट, और सीसैट की एक और अच्छी बात है कि आप सीसैट को लास्ट के 20 डेज में ऐसा हो सकता है कि आप मैराथन सिटिंग देते हो कि सुबह बैठ के शाम तक बैठे हुए हो. ओके, सो in that gap somewhere, in that whole schedule of yours, take CSAT as a recreational activity.
ठीक है। सी सेट करने में मजा भी आता है हमें, ओके। मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं, ओके। तो बीच में कभी भी जब आपका ब्रेन टायर्ड हो, आपको लगे कि आप और जीएस नहीं रिवाइज कर पा रहे हो, तो टेक सी सेट का पेपर उठाओ, 1-2 घंटे उस पर लगाओ, प्रैक्टिस करो। इट वुड बी अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी फॉर यू। आपको एक ब्रेक मिलेगा आपके रेगुलर जीएस रिविजन से, ओके। एंड इन द मीन वेल सी सेट विल ऑल्सो बी प्रैक्टिस्ड, okay. So follow these things. Now this is what you are going to do in the 20 days, and again I am reiterating, please, 2 things are very important. Do not pick up any new stuff, revise whatever you have already learned, already read, and second, at the cost of your current, do not neglect your static part is equally important, okay. Now coming to the examination, कि आप एग्जामिनेशन के 2 घंटे कैसे वाइजली स्पेंड करोगे, ओके। नाउ सी, अ लॉट डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन, जो आपने मतलब इफ यू आर गोइंग टू क्लियर प्री, अ साइजेबल पोर्शन ऑफ दैट वुड बी योर प्रिपरेशन, एंड ऑल्सो अ साइजेबल पोर्शन वुड बी योर टेम्परामेंट इन दोज 2 आवर्स, कि आप उन 2 घंटे को पेपर करने में कैसे यूटिलाइज करते हो, ओके। सो one thing which we have noticed is that there are certain problems or certain mistakes which students make while attempting the paper, okay. That either they are over attempting, leading to too much of negative marks, okay, or they are under attempting, that they are having a high accuracy rate, but since they have attempted very few questions, they are not able to get a good score, okay. So there is a basic, what we call in our institute, the 3 tag rule, okay. And 3 tag rule is basically that when you start reading the paper, okay, see, you have 2 hours, and trust me, 2 hours for a prelims paper are sufficient, okay. I'm not saying that 2 hours are way too much or 2 hours are way too less. 2 hours are just ideal sufficient time. 2 hours is a sufficient time, okay. तो आप उन 2 घंटे को कैसे यूटिलाइज करें? 3 टैग रूल में हम क्या करते हैं, आप पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, यू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 1, ठीक है। आप पेपर पढ़ते रहो और आपको उसमें क्वेश्चन मिलेंगे। सी देखो, इन यूपीएससी पेपर ऐसा नहीं होगा कि 100 के 100 क्वेश्चन बहुत टफ होंगे कि आपसे अटेम्प्ट ही नहीं हो सकते। ऐसा भी नहीं होगा कि 100 के 100 क्वेश्चन बहुत इजी होंगे कि आप अटेम्प्ट कर दोगे। द पेपर इज ऑलवेज बैलेंस्ड, दैट देयर आर कुछ 40-50%, मतलब नॉट, वी कैन नॉट से दैट एग्जैक्टली 40-50%, द वेरिएशन ऑन यूपीएससी के वो कितने परसेंट इजी डालते हैं, कितने टफ डालते हैं, कितने मॉडरेट डालते हैं। बट कुछ पार्ट ऐसा होगा जो बहुत इजी होगा, जो सारे लोग कर देंगे, ओके। इवन दोज हु हैवंट जुडिशियसली, हु हैवंट मतलब जैसे अच्छे से तैयारी नहीं करी है, वो लोग भी कर देंगे। कुछ पार्ट ऐसा होगा कि जिन्होंने तैयारी करी है वही कर पाएंगे उसको अटेम्प्ट, और कुछ पार्ट ऐसा होगा जो काफी टफ होगा, जिसको कर पाने की आपकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होगी, ओके। मतलब कुछ टफ क्वेश्चन हमेशा होंगे ही होंगे, ओके। मतलब सर्टेन पार्ट वुड बी टफ, ओके। सो व्हाट आवर 3 टैग रूल इज कि जब आपने पहली रीडिंग स्टार्ट करी पेपर की, ओके, आपने पेपर स्टार्ट किया, सो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो इजी होंगे, ठीक है। यू आर सर्टेन अबाउट देम, यस इसका आंसर यही है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल से देयर इज अ क्वेश्चन दैट व्हाट इज द सोर्स ऑफ कावेरी रिवर, ओके। वहां पे आपके सामने ऑप्शन दिए हैं। सो वन ऑफ दोज ऑप्शंस इज तला कावेरी इन ब्रह्मगिरी हिल्स, ओके, मार्केट, ओके, इट इज करेक्ट, ठीक है। या फिर कोई भी क्वेश्चन, कोई पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया दैट से अगेन से आर्टिकल 123 इज रिलेटेड विद एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, यू नो इट इज एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, मार्क, ओके। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप, यू आर सर्टेन अबाउट देम कि ओके, यस दिस इज द आंसर, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज इट, ओके, स्ट्रेट फैक्ट बेस्ड, या फिर इवन इफ इट लॉजिकल यू कैन डिड्यूस इट फ्रॉम लॉजिक, मतलब आपने, यू आर सर्टेन अबाउट देम कि यू आर नॉट गोइंग टू रिविजिट दैट क्वेश्चन अगेन, ओके। मार्केट, उस पर एक टिक मार्क लगाओ, उसको साथ साथ पैरेलली ओएमआर में मार्क करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। उसके बाद बीच में आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे टकराएंगे, सम ऑफ द क्वेश्चंस वुड बी दैट यू वुड बी डाउटफुल अबाउट देम, कि मान लो 3 ऑप्शन है, आपको 2 आते हैं, एक का आपको नहीं पता, यू आर नॉट सर्टेन अबाउट देम, ओके। आपने थोड़ा सा पढ़ा उसको, तो क्या करो, आप उसको एक सर्कल करके आगे बढ़ जाओ, डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ओवर इट, ठीक है। एक बार देखो, डेफिनेटली एक बार उसको एक थरो रीडिंग दो, ओके, गिव योर ऑनेस्ट अटेम्प्ट टू इट, ठीक है। अगर नहीं होता है उसको सर्कल करो और आगे बढ़ जाओ। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो कि आपको नहीं पता होंगे, द टफ वंस, ठीक है। मान लो कोई ऐसी स्कीम आ गई जो आपको नहीं पता, आपने स्कीम सुनी ही नहीं है कभी, ठीक है। या कोई बहुत हार्ड बॉइल्ड फैक्ट आ गया जो आपको नहीं पता, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस जो आपको पता है कि हाँ
मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता, एंड इवन इफ आई अप्लाई माई ब्रेन आई वॉन्ट बी एबल टू क्रैक इट। आप ऐसे क्वेश्चंस को क्रॉस कर दो या कोई और मार्किंग दे दो, उनको एक यूनिक मार्किंग दे दो। ओके, एंड यू डू दिस एक्सरसाइज एंड डू नॉट स्पेंड मोर देन से 1 आवर, मतलब और 70 मिनट्स आउट ऑफ टोटल 120 मिनट्स, 60 to 70 मिनट्स आप एक रीडिंग पे निकाल दो। ओके, एट द एंड ऑफ द रीडिंग आप काउंट करो आपने OMR में कितने क्वेश्चंस फिल किए हैं, कितने सर्कल्स फिल किए हैं। एंड वन मोर थिंग, स्टूडेंट्स की टेंडेंसी होती है कि पहले पेपर में टिक करेंगे और फिर लास्ट में OMR में भरेंगे। ओके, देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स विद दिस अप्रोच। ठीक है, सबसे बेसिक प्रॉब्लम क्या होती है कि लास्ट के जब 10-15 मिनट में आपको OMR भरनी होती है, यू आर अंडर प्रेशर। ठीक है, कि वो 11:15 हो गए, 11:30 में तो बेल बज जाएगी, पेपर खत्म हो जाएगा, और आप प्रेशर में आप गलती कर सकते हो मार्किंग में। और ऑर्डर में जब आप भरते हो, आपसे एक गलत मार्क हुआ, उसके नीचे ऑर्डर में सारे गलत मार्क हो जाएंगे आपसे। ओके, सो प्लीज डू नॉट डू दैट। जो आपके क्वेश्चन सर्टेन है, अप्लाइंग द 3 टैग रूल, कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे, यू आर सर्टेन अबाउट देम दैट दिस इज द आंसर एंड आई एम नॉट गोइंग टू चेंज इट, आप उसको मार्क करो देन एंड देयर। ठीक है, बाद में मार्क करने की एक और प्रॉब्लम है, अगर आप साथ साथ मार्क करते जा रहे हो एंड एट द एंड ऑफ 1 hour you will realize that 50% of your sheet is filled. Okay, that will give you a new sense of confidence that yes, in 1 hour I have completed 50% of the paper. और अगर वही लास्ट के 15 मिनट तक आपकी पूरी OMR खाली है, तो आपके माइंड पे एक प्रेशर रहता है कि यार मैंने तो अभी OMR भरनी है, the OMR is yet to be filled. Okay, and one more thing, अगर आपने वहां पे मार्क नहीं किया है, तो जो आपके क्वेश्चंस जिनके बारे में आप सर्टेन हो, आप उनको भी रिविजिट करोगे कि whether this is the answer or not, and that is a sheer wastage of time. Okay, so the questions about which you are certain, ठीक है, जो आपका पहला टैग है, that yes these questions I know, this is the answer, I'm not going to change it, mark them then and there. जो doubtful cases आप उनको छोड़ दो definitely बाद के लिए। Okay, so mark them alongside. फिर आपकी एक रीडिंग हो गई, एक रीडिंग के बाद आप काउंट करो। ओके, एक रीडिंग के बाद अपनी OMR में आप काउंट करो कि ओके 1 2 3 4 कि मैंने फाइनली कितने क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, देखो कि मतलब आपने कितने किए हैं। से फॉर एग्जांपल यू अटेम्प्टेड 50 क्वेश्चंस। ठीक है, आपने 50 क्वेश्चंस कर दिए। नाउ यू नो कि ओके इवन इफ से ऑल ऑफ देम आर करेक्ट और से 95% एक्यूरेसी, यू आर गोइंग टू स्कोर समवेयर अराउंड 95 to 100 मार्क्स एंड दैट इज लेस देन द डिजायर्ड कट ऑफ। देन यू गो टू द डाउटफुल केसेस। आप दूसरी रीडिंग स्टार्ट करोगे और उस दूसरी रीडिंग में आप जाओगे डाउटफुल पे, और बीच बीच में जो आपने एकदम नेग्लेक्ट, जो क्रॉस मार दिया इन क्वेश्चंस पे, ऐसा नहीं कि वो आपने छोड़ ही दिए हैं। कई बार ऐसा होता है एट द ऑनसेट हमें लगता है कि हमें नहीं आता, बट जब आप ध्यान से पढ़ते हो, आपको या तो आप उसको लॉजिकली डिड्यूस कर सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेशन से डिड्यूस कर सकते हो, कैसे भी। ओके, सो यू गो फॉर अनदर रीडिंग। दूसरी रीडिंग करते हुए आप देखना आपको बहुत सारे डाउटफुल क्वेश्चंस आपके होंगे वहां पे। ठीक है, जो आपके डाउटफुल थे, आपको अगर एक स्टेटमेंट में डाउट था, गो फॉर ऑप्शन एलिमिनेशन। ओके, जैसे से देयर आर 3 स्टेटमेंट्स, यू नो आपको एक स्टेटमेंट के बारे में नहीं पता, एक के बारे में आपको यू आर 50-50 एंड वन यू डेफिनेटली नो इज राइट और रॉन्ग। ओके, जैसे मान लो से स्टेटमेंट 1 इज डेफिनेटली रॉन्ग, और आप देखते हो कि जो नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें 4 में से 3 में स्टेटमेंट 1 दी हुई है। ओके, एंड यू नो दैट दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली रॉन्ग, तो आप क्या कर सकते हो, 3 ऑप्शन आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे, come to the last one. Okay, that is your answer. So those doubtful cases मतलब लॉजिकली भी डिड्यूस कर सकते हो, आप मेमोरी, आप रिकॉल भी कर सकते हो कि ओके हाँ ऐसे था। यू कैन गो फॉर ऑप्शन एलिमिनेशन। थ्रू दिस एक्सरसाइज यू विल बी एबल टू डू से यू आर एबल टू डू another 15-20 questions. Okay, then again give account कि okay out of doubtful you have attempted say this much questions. Okay, say finally you were able to attempt after 2 readings or say 3 readings, you were able to attempt say somewhere around 65 to 70 questions. Okay, now is the calculation कि अगर आपने 65-70 questions कर दिए हैं and you are sure, say you attempted say 70 questions and you are sure that I would be having 90% accuracy. 90% accuracy means that 60 to 63 questions would be correct. 63 precisely, say 60 questions are correct. 60 questions means that you are going to score 60 correct means 120. Okay, 10 incorrect means somewhere around say 6 marks deducted. So you are going to score somewhere around 114-115 marks. Okay, and that is what we call going by the present standard. See, we cannot deduce कि अगले साल cut off कितनी होगी. It depends on the paper, the performance of the students, the level of the paper. It is a very subjective thing. Okay, we are not commenting कि cut off इतनी होगी. That all depends on the paper and the performance of the students.
But for a hypothetical example, say you are securing 115 marks. Okay, so you know that at 115 you are, say you assume yourself to be just above the cutoff. Okay, तो आप क्या कर सकते हो, एक और थर्ड रीडिंग दो, उसमें से जो बचे हुए आपके क्वेश्चंस हैं और 5-6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो विद दिस बिलीफ कि जो आप 5-6 क्वेश्चन कर रहे हो, और 5-6 क्वेश्चन रैंडमली नहीं, लॉजिकली, ठीक है, लॉजिकली करो। 5-6 में से अगर आपके फिर से मान लो आपने 6 क्वेश्चन किए, 6 में से मान लो आपके 4 ठीक 2 गलत होते हैं, यू आर थ्रू। ओके, सो दिस 3 टैग रूल की मतलब आपने एक टैग आपका हो गया सर्टेन क्वेश्चंस, डन, नॉट गोइंग टू लुक बैक। सेकंड, डाउटफुल वंस, जो आप लॉजिकली ऑप्शन एलिमिनेशन से रिकॉल करके जैसे भी आप वो करोगे। एंड थर्ड, विच यू आर नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट। देखो यूपीएससी में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, पर्पसफुली डाले जाते हैं। ओके, कुछ ना कुछ टफ क्वेश्चंस होंगे ही होंगे। ओके, सो डू नॉट फ्रेट टू मच ओवर देम, बट ऐसा नहीं है कि उनको एकदम छोड़ देना है, उन पे भी टाइम लगाना है, थोड़ा देखना है। Okay, at times the questions which appear tough to us in the first go are pretty easy, which can be logically or through option elimination they can be deduced. Okay, so this is how you apply the 3 tag rule. And now about the number of attempts. See, we cannot say that this is the actual number we should attempt and this is the actual number कि इतना करने से selection हो जाएगा. No, but there are 2-3 things which I would like to discuss with you. One is over attempting. Some of the students have this tendency to over attempt. Okay, in our previous test we had one case. There was this student who had attempted all the questions, all of 100. Okay, and out of those 66 were correct. Okay, 66 were correct, that means 122 marks. Okay, and 34 were incorrect. Okay, so after the negative 34 were incorrect. So after the negative marks, the scores stood at, say, somewhere around 105, 106. Okay, and at 105, 106, you are, say, on a very, very thin line. Okay, you are not sure that whether you are going to clear the prelims or not. Now, had those 34 questions not been wrong, okay, or say out of those 34 that instead of attempting 66, that student had attempted 70, say 72 questions, okay, and with an accuracy rate of say 90%, out of those then the score would be somewhere around 118, 119, and the student could have been sure of clearing the exam. Okay, so this over attempt, whenever you cross this benchmark of say 80, 85 questions, you are entering a high risk zone category. Okay, because the paper is like this, that somewhere around 10 to 15 questions are pretty tough. Okay, so we cannot be certain that whether we will be able to mark them correctly or not. So over attempting should be avoided. As far as possible, attempt an ideal number and be accurate, be precise. Okay, do not go for guesswork, do not go for mere guesswork, because that will lead to negative, and negative is also sizable. Negative is 1/3. Okay, that makes out of 2 marks, if you have 2 marks question for if you have 2 marks for one question in your GS paper, that makes 0.66 marks. Okay, and 0.66 marks is a sizable portion. Okay, so do not over attempt. Another thing is under attempt. That another case in the previous paper, the 4575, we had that one of the students had attempted 50 questions and all of the 50 were correct. Okay, so the marks are 15 to 200, still below the cutoff. Okay, so what the student ideally should have done is that after one reading, after applying the tag 1, tag 2, tag 3, that student must have, rather should have gone for the doubtful questions. That certain 20-25 questions which he or she had marked as doubtful, that student must should have gone for those questions, and out of those should have tried to attempt say at least 15-20 questions with an accuracy rate of say another 80-90%, and then that student would have been certain that whether he or she is clearing the exam or not. At 50 questions, even if all are correct, you are not going to clear. Okay, so do not under attempt also. Okay, you have to take a certain amount of what you call say not risk but calculated. Logically you have to deduce certain answers. आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो आपके टैग 1 मार्क क्वेश्चन है आप सिर्फ वही अटेम्प्ट करके आ जाओ. नो. ओके, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आपके कम ही होंगे. ओके,
You cannot be fully certain about say 80 questions. No, you would be fully certain about somewhere around say 50 questions, not more than that. Okay, so you have to go for the tag 2 doubtful questions also, और उनको आपने जैसे मैं आपको बताया logically eliminate करके जैसे भी you have to deduce answers out of them. Okay, so never under attempt and never over attempt also. Okay, maintain a proportion. ठीक है, उसके बाद see never target, जो over attempt हम करते हैं, the problem is that we are targeting say 140 marks 150 marks. Please do not. Okay, it's a qualifying paper. These marks are not going to be added anywhere. Okay, so in your bid to score 140 or 150 marks, you are entering into high risk zone. Okay, anything above 80 or say 85, you are entering into high risk category. Okay, so do not over attempt in this greed for more marks. You do not need more marks. आपको कट ऑफ से इनफैक्ट अगर आप देखोगे, इफ यू सी द फाइनल रिजल्ट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड आर मार्जिनली अराउंड द कट ऑफ ओनली. ठीक है, कि से इफ 110 इज द कट ऑफ, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी फॉलोइंग अराउंड 115 20, सम वुड बी अराउंड 125 130 आल्सो. ओके, but generally it is around marginally 115 120. So you have to clear the cutoff. Okay, you have to clear it comfortably so that you are into no risk category. Okay, but उसका मतलब ये नहीं है कि that you are targeting 140 or 150 marks, because 140 or 150 marks if you are targeting, you are entering high risk zone. Okay, so please do not over attempt and do not under attempt also. And rest, I would end my discussion here. And again, best of luck and always trust this thing कि लास्ट के पेपरों में मतलब पेपर के कुछ दिन पहले, लास्ट के दिनों में हमारी एक ये खुद की असेसमेंट होती है कि मैं इतना रिवाइज कर रहा हूँ या इतना रिवाइज कर रही हूँ, मेरे को कुछ याद नहीं रह रहा है. नो, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट योरसेल्फ, यू नो मोर देन यू थिंक. आपको लगता है मुझे ये नहीं आता वो नहीं आता, व्हेन यू सिट डाउन इन द एग्जामिनेशन हॉल you will remember each and everything which you have studied. Okay, trust yourself, have confidence in your preparation, have faith in your preparation. Okay, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, अच्छे से टेस्ट दिए हैं. Okay, you have revised a lot and you will definitely fare very well on 3rd June. Okay, thank you.